Hello and welcome. My name is Dheeraj Kumar Gupta, and today we start this lecture, that is image and video compression. So in this lecture we discuss different techniques which are used in image and video compression. So जैसे कि हम लोगों ने देखा है कि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में इमेज और वीडियो से रिलेटेड इसमें जो कॉम्प्रेशन टेक्निक होती है या जो इसे हम लोग रिड्यूस करते हैं जो इमेज होती है उसके लिए कौन कौन सी टेक्निक्स हम लोग यूज़ करने वाले हैं और इसके लिए हम लोग क्या चीज़ परफॉर्म करते हैं वो हम लोग डिस्कस करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट थिंग इज दैट व्हाट इज इमेज. सो इमेज यानी क्या होता है ये हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं. सो इमेज यानी क्या होता है? द प्रोजेक्शन ऑफ 3D सेंस इन 2D प्लान. सो इन दिस कि जैसे कि हम लोग कोई भी एक इमेज को कैप्चर करते हैं. सो इमेज कैप्चर करने के लिए जनरली हम लोग यूज़ करते हैं कैमरा या डिजिटल कैमरा जो हम लोग यूज़ करते हैं. और जब इमेज हम लोग कैप्चर करते हैं तो वो 3D फॉर्मेशन में होता है और जब वो इमेज कैप्चर होती है तो उसका फॉर्मेशन 3D में होता है. जैसे कि ये यहाँ पे दिख रहा है कि अगर हम लोग यहाँ से एक आधी इमेज को देखते हैं तो ये इमेज 3D फॉर्मेट में है और जब हम इस इमेज को कैप्चर करते हैं किसी डिवाइस के थ्रू तो वो हमें इस तरीके से 2D फॉर्मेट में मिलता है. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक दैट इज व्हाट इज इमेज कॉम्प्रेशन. सो इमेज जो हम लोगों ने कैप्चर किया है वो इमेज की जो साइज है वो काफ़ी बड़ी होती है. तो हमें क्या करना होता है वो साइज को रिड्यूस करना होता है. तो रिड्यूस करने के लिए क्या टेक्निक्स हम लोग यूज करते हैं? तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय द इमेज कॉम्प्रेशन. The image compression is minimizing the size in bytes of a graphics file without degrading the quality of the image to an unacceptable level. So यहाँ पे जनरली होता क्या है कि जब भी हम लोग इमेज की साइज को मिनिमाइज करते हैं, मिनिमाइज करेंगे हम लोग इन द सेंस ऑफ द बाइट्स के फॉर्मेट में और उसे हम लोग इस तरीके से मिनिमाइज करेंगे कि जो उसकी ओरिजिनल क्वालिटी है वो ओरिजिनल क्वालिटी एज इट इज रहती है. उसके किसी भी पैरामीटर्स को हम लोग उस पैरामीटर्स के ओर पे उसके अनएक्सेप्टेबल लेवल्स के थ्रू हम लोग वो इमेज को रिड्यूस करते हैं जिसके थ्रू हमें जो इमेज है वो एज इट इज दिखती है. The reduction in file size allows more image to be stored in the given amount of disk or memory space. So यही होता है कि जब भी हम लोग उस इमेज की साइज को रिड्यूस करते हैं तो तब हम उस स्टोरेज जो हमारे पास में अवेलेबल है उसमें हम लोग मैक्सिमम जो बहुत सारे जो इमेज है उसे स्टोर करके रख सकते हैं. It also reduces the time required for image to be sent over the internet or downloaded from web pages. So जैसे हम लोगों ने इमेज की जो साइज है उसे अगर हम लोग रिड्यूस कर लेते हैं तो रिड्यूस करने के बाद उसको जब भी हम लोग जो टाइम रिक्वायरमेंट है जो उसको हम लोग ट्रांसफर करते हैं वन प्लेस टू दी अनदर प्लेस तो वो टाइम कम लगेगा क्योंकि उस इमेज की जो साइज है वो रिड्यूस हो चुकी है, कम हो चुकी है और उसे हम लोग इजीली डाउनलोड भी कर सकते हैं और वेब पेज पे भी उसे हम लोग सेंड कर सकते हैं. तो इससे हमें जो टाइम लगता है वो कम लगता है. नाउ देयर आर सेवरल डिफरेंट वेज इन विच इमेज फाइल कैन बी कॉम्प्रेस्ड फॉर इंटरनेट यूज. The two most common compressed graphical image format are the JPEG format and the GIF format. सो कई सारे टेक्निक्स है जो अवेलेबल है जिसके थ्रू हम लोग इमेज को रिसाइज कर सकते हैं या कॉम्प्रेस कर सकते हैं. और इसमें से जो पॉपुलर फॉर्मेट है ये दो फॉर्मेट है, दैट इज द JPEG जिसे हम लोग जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप्स के भी नाम से जानते हैं और जो GIF है दैट इज द ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट. ये होता है. The JPG method is more often used for photographies, while the GIF method is commonly used for line art and other image in the geometric shapes are relatively simple. So, जब भी हम लोग इस JPG फॉर्मेट या GIF फॉर्मेट को यूज करते हैं तो जो बहुत सारे जो फोटोग्राफीज की जो टेक्नोलॉजीज है, जो फोटोग्राफीज जो लोग यूज करते हैं वो JPEG फॉर्मेट यूज करते हैं
और जो GIF होता है ये लाइन आर्ट के लिए यूज किया जाता है, जिसके थ्रू जो ज्योमेट्रिक शेप्स होता है उसे हम लोग परफॉर्म करते हैं। Now we discuss the different techniques applied to reduce the image size. Image size के वो reduce करने के लिए कई सारी techniques use करते हैं, जिसमें से जो image compression is typically performed through an image or data compression algorithm or codes. So यहाँ पे जो इमेज कॉम्प्रेशन की जो टेक्निक होती है, जिसके थ्रू हम लोग इमेज को रिड्यूस करते हैं या कॉम्प्रेस करते हैं, उसके लिए कुछ अल्गोरिथम या कोड हम लोग यूज करते हैं। टिपिकली सच कोड्स अल्गोरिथम अप्लाई डिफरेंट टेक्निक्स टू रिड्यूस द इमेज साइज। सो कई सारी टेक्निक्स यूज होती है उस अल्गोरिथम या कोड में जो कि इस इमेज साइज को रिड्यूस करती है। अब यहाँ पे देखते हैं कुछ पॉइंट्स जिसके थ्रू हम लोग इमेज को रिड्यूस करते हैं। स्पेसिफाइंग ऑल सिमिलर color pixel by the color name, code and the number of pixels. So जैसे कि हम लोगों ने देखा किसी भी इमेज में कई सारे कलर पिक्सल रहते हैं, उस कलर पिक्सल को हम लोग पर्टिकुलर नाम या नंबर असाइन करते हैं। दिस वे वन पिक्सल कैन करस्पॉन्ड टू हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ पिक्सल्स। सो जैसे कि हम लोगों ने उस पर नाम या नंबर असाइन किया तो उसी टाइप के thousands of the pixels वहां पे अवेलेबल रह सकते हैं। The image is created and represented using mathematical wavelets. So हम लोग जो इमेज है उसे हम लोग क्रिएट या रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिकल वेवलेट्स के थ्रू। सो ये वेवलेट क्या होता है? इट रिप्रेजेंट स्केल ऑफ द फीचर्स इन एन इमेज एज वेल एज देयर पोजीशन। सो ये जनरली क्या करता है कि जो भी वेवलेट होता है ये उसकी पोजीशन या तो फिर उसके स्केल को इंडिकेट करता है। स्प्लिटिंग द इमेज इनटू सेवरल पार्ट्स ईच आइडेंटिफाइबल यूजिंग अ फैक्टरल। सो यहाँ पे जो भी इमेज आता है उसे हम लोग स्प्लिट करते हैं सेवरल पार्ट्स में, और उस पर्टिकुलर जो भी हम लोगों ने स्प्लिट किया है छोटे छोटे पार्ट्स को, उसको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं थ्रू दी फ्रैक्टरल से। सो ये फैक्टरल क्या है? फैक्टरल मींस इट इज द टेक्निक टू आइडेंटिफाई द इमेज फीचर्स सच एज टेक्सचर, रफनेस, स्मूथनेस, एरिया और सॉलिडनेस। सो उसके थ्रू जो छोटी छोटी हम लोगों ने इमेज बनाई है उसमें हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि उसका टेक्सचर क्या है, रफ है या स्मूथ है या सॉलिड है, या उसका एरिया क्या है, वो हम लोग इसके थ्रू असाइन करते हैं। Now the type of image compression are, so there are some types that are used for the image compression. So उसके कौन कौन से टाइप्स है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इसमें जो टाइप आता है दैट इज द लॉसलेस कॉम्प्रेशन टेक्निक। ये लॉसलेस कॉम्प्रेशन टेक्निक में क्या होता है, जब भी हम इमेज को रिड्यूस करते हैं तो उस वक्त हम लोग इसके थ्रू, ये सब टेक्निक्स दी हुई है, इस टेक्निक्स के थ्रू से हम लोग रिड्यूस करते हैं। अब ये जो लॉसलेस कॉम्प्रेशन टेक्निक होता है ये रिवर्सिबल होता है, मींस एक बार आपने चेंज कर दिया उसके बाद हम लोग वापस जो ओरिजिनल इमेज है उस तक हम लोग वापस आ सकते हैं। इसमें कुछ टेक्निक्स जो हम लोग यूज करते हैं जिसमें की है अर्थमेटिक कोडिंग, रन लेंथ कोडिंग, हुफमैन कोडिंग। सो ये 3-4 टेक्निक्स है और भी बहुत सारी टेक्निक्स है। इसके थ्रू हम लोग ये जो फर्स्ट है दैट इज दी लॉसलेस कॉम्प्रेशन टेक्निक्स ये परफॉर्म करते हैं। सेकंड जो है इसका दैट इज दी लॉसी कॉम्प्रेशन टेक्निक्स। ये इरिवर्सिबल है, मतलब एक बार अगर आपने इसमें चेंज कर दिया तो आप उसको वापस ओरिजिनल फॉर्मेट में नहीं ले सकते। सो इसको हम लोग इरिवर्सिबल टेक्निक बोलते हैं, जिसे हम लोग लॉसी कॉम्प्रेशन टेक्निक्स कहते हैं। इसमें जो हम लोग देखने वाले हैं दैट इज दी इम्प्रूव्ड ग्रे स्केल क्वांटाइजेशन, ये हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। अब इसमें बहुत सारी टेक्निक्स है, इसमें हम लोग एक एक टेक्निक दोनों इसमें से हम लोग डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट दैट इज दी arithmetic coding. So in arithmetic coding we have to perform some arithmetic functions. So that is arithmetic coding is a form of entropy encoding used in lossless data compression. So in इसमें जो arithmetic coding होता है इसमें हम लोग entropy encoding यूज करते हैं। So entropy encoding क्या होता है? Entropy encoding, it is the process of removing duplication of redundancy and irrelevancy
from original image and create new image. सो ये एंट्रोपी एनकोडिंग है। इस एंट्रोपी एनकोडिंग में जनरली हम लोग डुप्लीकेशंस जो है वो रिमूव करते हैं। अब ये डुप्लीकेशंस किसका होता है, जो इमेज होती है उसके साइड्स में जो पिक्सेल्स होते हैं वो रिडंडेंसी क्रिएट करते हैं, सेम पिक्सेल्स आ जाएंगे या इरिलेवेंसी क्रिएट करते हैं, तो उसे हम लोग उससे रिमूव करते हैं। When a string is covered to arithmetic encoding, frequently used character will be stored with fewer bits and not so frequently occurring character will be stored with more bits, resulting in fewer bits used in total. So यहाँ पे क्या होता है कि जो भी हम लोग स्ट्रिंग ले रहे हैं उसमें जो क्रिएट हो रहा है, जो बार बार जो रिपीट हो रहा है, वो उस टाइप के कुछ कैरेक्टर्स है, उसको हम लोग इसके बीट्स के फॉर्मेट में असाइन करते हैं, जो फ्रीक्वेंटली यूज हो रहा है, और जो नॉन फ्रीक्वेंटली जो हो रहा है उसे अलग करते हैं। नाउ वी डिस्कस द अरिथमेटिक एनकोडिंग एग्जांपल। So let us assume that the source symbol are India and the probability of the symbol are 0, 0.4, 0.6, 0.8 and 1. So ये जो probability है ये हमने कैसे फाइंड आउट किया, ये हम लोग डिस्कस करते हैं। और ये अरिथमेटिक का जो एक हम लोगों ने एग्जांपल लिया है जिसमें कि इंडिया ये वर्ड है, इसका मुझे प्रोबेबिलिटीज ऑफ सिंबल्स ये हम लोग को फाइंड आउट करना है। So here CDF means the cumulative distribution function. So in this interval 0 and 1 can be divided as the 4 sub intervals. तो हम लोग ये जो इंडिया है इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं थ्रू 0 and 1 के फॉर्मेट में, और 0-1 के बीच की जो वैल्यूज है वो हम लोग इसमें फाइंड आउट करते हैं। तो ये हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हम लोग यहाँ देखते हैं। So this is the symbol, that is the I, this is the first one is the I N D A. Here I is repeated 2 times, so the probability I की 2 है, so 2 by 5 लिया हमने, and 2 by 5 is equal to the 0.4. वैसे N एक बार आ रहा है इसमें, तो हम लोगों ने इसको 1 by 5 लिया, that is the 0.6. D यहाँ पे 1 टाइम आ रहा है इसलिए 1 by 5 and A also 1 by 5. तो जैसे हम लोग इसको इसमें जब कैलकुलेट करते हैं, इसको इसमें ऐड करते जाते हैं, तो हमारे पास में ये एक नंबर निकलता है। सो वी डिस्कस दी थिंग्स। सो हम लोग क्या करेंगे, एक इस तरीके से यहाँ पे चार्ट ड्रॉ करेंगे और इसको हम लोग 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, क्योंकि हमको जो कोड फाइंड आउट करना है वो इंडिया का फाइंड आउट करना है। सो INDA, और इसको हम लोगों ने इस टाइप से डिवाइड किया और इसके बेस पे हमने यहाँ पे ये मार्किंग कर दी। अब इसके बाद हम लोग इसकी जो बाकी के जो फैक्टर्स है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं फॉर्मूला। सो दिस इज द फॉर्मूला, दैट इज द अपर लिमिट इज इक्वल टू द लोअर लिमिट प्लस डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट एंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सिंबल। इसके थ्रू हम लोग ये जो वैल्यूज है ये हमने फाइंड आउट की। सो अभी हम लोग फाइंड आउट करते हैं हम लोग सबसे पहले आई के लिए। सो आई के लिए इसकी जो लोअर लिमिट है ये 0 है एंड द अपर लिमिट इज 0.4। अब ये जो वैल्यू है इसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं थ्रू दिस फॉर्मूलाज। सो आई के लिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो आई के लिए क्या होगा, दिस इज द अपर लिमिट इज इक्वल टू द लोअर लिमिट प्लस डिफरेंशियल एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ द सिंबल। सो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट किया, लोअर लिमिट 0 प्लस 0.4, ये हमारी अपर लिमिट है, और इसको हम लोग जो प्रोबेबिलिटी जो डिस्ट्रीब्यूशन सिंबल है दैट इज दिस 0.4, ये हम लोग इसके लिए कैलकुलेट करेंगे। और जब इसके लिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास में जो वैल्यू आती है दैट इज 0.16, और हम लोग फिर ये यहाँ पे 0.16 लिखते हैं। वैसे ही हम लोग कैलकुलेट करते हैं दूसरे वाले के लिए। सो दैट इज So this second one is again the lower limit, and उसके बाद में जो डिफरेंस है that is 0.4। उसके बाद हमने कैलकुलेट किया 0.6 के लिए और इसकी वैल्यू है 0.24, तो हमने यहाँ पे लिखा 0.24। उसके बाद जो थर्ड है that is 0.8 के लिए कैलकुलेट करेंगे, और जब 0.8 के लिए कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे है 0.32। तो इस तरीके से हमने ये I के लिए जो भी वैल्यूज है वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट की।
उसके बाद जो नेक्स्ट सिंबल है दैट इज एन, एन के लिए फाइंड आउट करना है, तो एन के लिए क्या होगा, लोअर लिमिट इसकी 0.16 और इसकी अपर लिमिट है दैट इज 0.24, और उसी टाइप से हम लोग इसको ही मार्क कर देंगे INDA, और यहाँ पे जो वैल्यूज है इसको कैलकुलेट करेंगे। तो सेम फॉर्मूला है, सेम फॉर्मूले के लिए अब हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं एन के लिए। सो एन के लिए क्या होगा, अगेन द सेम फॉर्मूला, इसकी लोअर लिमिट है 0.16 और जो डिफरेंस निकालेंगे दैट इज द अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इट इज इक्वल टू 0.08 इनटू ये फर्स्ट के लिए, ये फर्स्ट वाले वैल्यू के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं दैट इज 0.4 के लिए, 0.4 के लिए हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास में मिला 0.192। सो ये फर्स्ट आ गया। सेम इसी तरीके से हम लोग 0.6 के लिए फाइंड आउट करेंगे। सो 0.6 के लिए, ये 0.6 के लिए इसकी वैल्यू आ रही है 0.208। सो यहाँ पे आया 0.208, उसके लिए फिर 0.8 के लिए फाइंड आउट करेंगे तो इसकी वैल्यू आई 0.224, ये आई 0.224। इस तरीके से हमने n के लिए कैलकुलेट किया। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे d के लिए। d के लिए भी सेम फॉर्मूला लगाएंगे और d के लिए जो लोअर लिमिट है इट इज 0.208 और अपर लिमिट है दैट इज 0.224। सो इस तरीके से भाई ये जो है सभी की वैल्यूज हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड आउट की, और फाइनली जब हम लोग सभी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हो दैट इज द आई 2 टाइम्स रिपीट हुआ है। तो हम लोग एक बार यहाँ पे d होने के बाद हम फिर से i की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और i की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद हमें यहाँ पे मिला इसकी लोअर लिमिट है 0.208 और इसकी जो अपर लिमिट है दैट इज द 0.2144। इस तरीके से हमने इसे फाइंड आउट किया हर एक वैल्यू एज इट इज, और उसके बाद फिर हम लोग कैलकुलेट करते हैं लास्ट दैट इज दी आई के बाद में फिर हम लोग ए के लिए, और ए का जो लोअर लिमिट है दैट इज 0.2128 और अपर लिमिट है 0.2144। तो इस तरीके से हमने जो अर्थमेटिक कोडिंग है ये परफॉर्म किया। और ये जो टेक्निक आती है ये लॉसलेस कॉम्प्रेशन टेक्निक के अंदर में आती है। नाउ वी डिस्कस दी लॉसी कॉम्प्रेशन टेक्निक, और लॉसी कॉम्प्रेशन टेक्निक के अंदर में जो हमारा नेक्स्ट है दैट इज दी इम्प्रूव्ड ग्रे स्केल क्वांटाइजेशन, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। सो ये इम्प्रूव्ड ग्रे स्केल क्वांटाइजेशन क्या होता है, इट इज दी brightness of a region is supported by that does not depend on the absolute gray level values। सो यहाँ पे जो ब्राइटनेस होता है वो जनरली डिपेंड नहीं होता है किसी भी ग्रे लेवल वैल्यूज के ऊपर। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, दिस इज बिकॉज द ह्यूमन आई डज नॉट रिस्पॉन्ड विथ इक्वल सेंसिटिविटी टू ऑल विजुअल इंफॉर्मेशन। Some information is visually more important than others। सो जो ह्यूमन आइज होती है वो जनरली जिसको जो भी वो देखती है तो उसमें से कुछ पॉइंट्स जो होते हैं वो निग्लेजिबल होते हैं और कुछ पॉइंट्स मेन होते हैं। सो उसके बेस पे ये हम लोग इम्प्रूव्ड ग्रे स्केल क्वांटाइजेशन परफॉर्म करते हैं। इंफॉर्मेशन विच इज नॉट विजुअली इंपॉर्टेंट इज कॉल्ड साइकोविजुअल रिडंडेंसी। सो जो इंफॉर्मेशन हमारी आईज जो देखती है जिसमें से जो इंफॉर्मेशन साइट की जो भी इंफॉर्मेशन हमारे जो काम के नहीं होते हैं इंफॉर्मेशन, सो उस इंफॉर्मेशन को हम लोग साइकोविजुअल रिडंडेंसी कहते हैं। साइकोविजुअल रिडंडेंसीज exist in all image and are eliminated without hampering the subjective quality of image। So generally image compression में जो हम लोग जो टेक्निक ये यूज करते हैं तो इसमें ये जो साइको विजुअल रिडंडेंसी होती है ये काफी सारी होती है, और उसी को हम लोग रिमूव करके जो इमेज की साइज है उसको रिड्यूस करते हैं, और जब रिड्यूस करते हैं तो उसमें जो क्वालिटी ऑफ इमेज है उसे हम लोग बिल्कुल उसको वैसी एज इट इज रखते हैं, उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है, जो उसकी क्वालिटी होती है वो सेम होती है। नाउ सिंपली reducing the quantization, that is number of bit of representation, compress the image but also produce fall configuration IGS। सो इसमें क्या होता है कि जो भी रिडक्शन होता है, सो रिडक्शन में हम लोग जो हमारे जो विजुअलाइजेशन से जो बीट्स होते हैं, जो अनवांटेड बीट्स होते हैं, उसे हम लोग उसमें से रिमूव करते हैं
और इसमें जो होता है, जो प्रोसीजर होता है, उसमें फॉल कॉन्फ़िगरेशंस हो सकते हैं, तो उससे उसको हम लोग इसके थ्रू, दैट इज द इम्प्रूव्ड ग्रे स्केल, जो क्वांटाइजेशन है उससे हम लोग रिमूव करते हैं। स्टेप इन्वॉल्विंग इन आईजीएस कोडिंग आर, अब इसमें जो स्टेप्स हम लोग यूज करते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। सो द स्टेप इज लोअर 4 बीट ऑन द प्रीसीडिंग मॉडिफाइड पिक्सेल आर एडेड टू द प्रेजेंट पिक्सेल। सो जनरली क्या होता है कि 4 बिट्स को हम लोग जो प्रीसीडिंग जो हमारा पिक्सेल है, हमारे पास में ग्रे स्केल लेवल है, उसमें हम लोग उसको मॉडिफाई करते हैं। द न्यू 4 ms bit of the present pixel are taken as the IGS code. So जो भी आपकी 4 मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट होती है उसे हम लोग IGS कोड कंसीडर करते हैं। अब इसमें क्या होता है कि ये जो पहले वाली जो 4 बीट्स है उसको हम लोग ऐड करते हैं जो हमारे पास में जो बीट्स है, और उसके बाद जो 4 मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट होती है उसे हम लोग कंसीडर करते हैं IGS कोड के थ्रू। सो IGS कोड के थ्रू से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। रिपीट स्टेप 1 एंड 2 आफ्टर मूविंग ऑन द न्यू पिक्सेल। सो हर एक पिक्सेल पे जैसे आप जाते हो तो ये जो 2 स्टेज है इसको हम लोग रिपीट करते जाते हैं। जैसे कि पहले वाले इसमें हम लोग ऐड करेंगे, जो न्यू जो बीट क्रिएट होगा उसमें के जो 4 मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट होंगे उसे हम लोग कंसिडर करेंगे IGS कोड के थ्रू। इफ दी MSB इज 111, मतलब अगर सभी 1 रहते हैं, देन आई एड 000 इंसर्टेड ऑफ द 4 LSBs ऑफ द प्रीवियस सम। सो उसमें हम लोग जो उसके LSB लीस्ट सिग्निफिकेंट बीट है उसमें 000 उसमें ऐड करते हैं। तो देखते हैं हम लोग ये प्रोसीजर कैसे परफॉर्म करते हैं थ्रू दिस एग्जाम्पल। सो दिस एग्जाम्पल construct the IGS code for the given gray level data set। अब वो डेटा सेट दिया हुआ है, दैट इज 100, 110, 124, 124, 130, 110, 200, 210। सो ये जो ग्रे स्केल दिया हुआ है इसके बेस पे अब हमें IGS कोड इसे परफॉर्म करना है। So उसके लिए the solution for the gray level values, it is clear that we could require 8 bit for their representation। So generally क्या होता है कि हम लोग इसमें जो हाईएस्ट नंबर है उसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं और उसके थ्रू हम लोग यहाँ पे बीट डिसाइड करेंगे। So अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो ये जो है नंबर है ये 255 से सभी नंबर्स नीचे है 255 से, इसलिए हम लोग यहाँ पे 8 बीट असाइन कर सकते हैं। अगर 255 से ऊपर होता तो यहाँ पे हम लोग 4 बीट और ऐड कर देते। सो यहाँ पे 8 बीट से हमारा ये काम चल जाएगा, क्योंकि 8 बीट अगर इसको मैं बाइनरी में कन्वर्ट करता हूँ तो सभी 1 1 होते हैं और जो उसकी डेसिमल वैल्यू होती है 255 होती है। लेट I बी दी फर्स्ट पिक्सेल। सो हम लोग I को फर्स्ट पिक्सेल कंसिडर करेंगे। वी start by adding 000 to the first pixel of, then follow the step given। so ये हम लोग 000 उसमें ऐड करते हैं और इस तरीके से हम लोग इसे परफॉर्म करते हैं। सो हियर इस डायग्राम में दिख रहा है। सो यहाँ पे जनरली सभी जो भी ग्रे स्केल की वैल्यूज है वो हमने यहाँ पे पुट किया है और वो ग्रे स्केल को हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया। बाइनरी में यहाँ पे हम लोगों ने 8 बीट के थ्रू लिया है। 8 बीट क्यों लिया है, मैंने अभी आपको बताया था कि इसकी जो वैल्यू है, किसी भी नंबर की जो वैल्यू है 255 से या 256 से ऊपर नहीं है करके हमने यहाँ पे 8 बीट लिया। अब हमें क्या करना है कि ये जो फर्स्ट LSB है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बीट है, इसको यहाँ पे 000 इसमें हम लोग ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद में ये जो वैल्यू आई, इस वैल्यू से ये जो हमारा 4 LSB है, ये 4 MSB है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट है, ये मेरा पहला होगा ग्रे स्केल कोड। सो यहाँ पे आ गया फर्स्ट ग्रे स्केल कोड। उसके बाद फिर से हम लोग क्या करेंगे, ये जो 4 LSB है इसको हम लोग इस ग्रे स्केल की LSB से प्लस करेंगे और प्लस करने के बाद इसकी जो वैल्यू आएंगी ये वैल्यू आएंगी, दैट इज 0 1 1 1 0 0 1 0। सो इसमें का जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट है 4 वो हमारा होगा IGS कोड। तो यहाँ पे हमने IGS कोड लिखा। इस तरीके से ये सभी जो वैल्यूज है इसे हम लोग रिपीट करते जाएंगे और रिपीट करने के बाद में यहाँ पे हमें एक जो CGS कोड है ये यहाँ पे मिलेगा।
सो ये जो CGS कोड है बाद में इसे हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद में जो रिडंडेंसी है वो उसे हम लोग रिमूव करते हैं. सो दिस टाइप ऑफ कोडिंग reduce fault configuration which is the pitfall of the uniform quantization. So इस तरह की कोडिंग से हम लोग क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं फॉल्स कॉन्फ़िगरेशन को, जैसे कि मैंने अभी बताया. इट ऑल्सो एलिमिनेट साइकोविजुअल रिडेंडेंसी. सो साइकोविजुअल रिडेंडेंसी ये भी हम लोग इससे रिड्यूस करते हैं. सो दिस इज द मेथड ऑफ इंप्रूविंग ग्रे स्केल क्वांटाइजेशन. Now we discuss the what is video compression. So generally अभी तो हमने जो भी देखा वो सब इमेज के बारे में था, अब हम लोग वीडियो के बारे में डिस्कस करेंगे. So what is the video compression? Video compression is the process of encoding a video file in such a way that it consumes less space than the original file and is easier to transmit over the network or internet. सो सेम यहाँ पे भी जो वीडियोस फाइल है वो वीडियोस फाइल को हम लोग कॉम्प्रेस करते हैं और कॉम्प्रेस करने के बाद जो उसकी स्पेस होती है उसे कम करते हैं ताकि वो जो फाइल है वो इजीली ट्रांसमिट हो सके थ्रू द नेटवर्क और द इंटरनेट. उसे हम लोग वीडियो कॉम्प्रेशन कहते हैं. इट इज अ टाइप ऑफ कॉम्प्रेशन टेक्निक दैट रिड्यूस द साइज ऑफ वीडियो फाइल फॉर्मेट बाय एलिमिनेटिंग redundant and non-functional data from the original video file. So ये जो टेक्निक है इसमें भी हम लोग उसी टाइप से, जैसे कि जो हमारे पास में रिडेंडेंट डेटा होगा उस वीडियोज में, वो रिडेंडेंट डेटा और नॉन फंक्शनल डेटा है उसे हम लोग क्या करते हैं, रिमूव करते हैं ओरिजिनल वीडियो से, और रिमूव करने के बाद उसकी जो फाइल साइज है उसे रिड्यूस करते हैं. नाउ the factors associated with the compression. So compression से related कुछ factors है वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे. So the goal of video compression is to massively reduce the amount of data required to store the digital video file while retaining the quality of the original video. So जो हमारा मेन एम है या जो हमारा मेन गोल है वो हमारा गोल ये है कि जो वीडियो फाइल है उसे हम लोग रिड्यूस करते हैं और रिड्यूस करने के बाद उसे हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं, और उसे हम लोग जब उसे रिड्यूस कर रहे हैं तो जो हमारी ओरिजिनल जो क्वालिटी है वो क्वालिटी को हम लोग सेम रखते हैं जो हमारे रिड्यूस होने के बाद जो फाइल बनती है. सो हियर सम फैक्टर्स है दैट इज द एसोसिएटेड विद द कॉम्प्रेशन. सो फर्स्ट फैक्टर इज द जो हमारा रिड्यूसिंग जो कॉम्प्रेशन जो टेक्निक्स होती है उसमें की इसमें जो फर्स्ट होता है दैट इज द इंटर फ्रेम वर्सेस इंट्रा फ्रेम. सेकंड वन इज द सिमेट्रिकल एंड असिमेट्रिकल. थर्ड वन इज द रियल टाइम वर्सेस नॉन रियल टाइम. फोर्थ वन इज द कॉम्प्रेशन रेशो एंड द फिफ्थ वन इज द बीट रेट कंट्रोल. सो ये सब हम लोग एक के बाद एक डिस्कस करते हैं. सो स्टार्ट विद द फर्स्ट दैट इज द इंटर फ्रेम वर्सेस इंट्रा फ्रेम. So interframe versus intraframe. This is the one most popular technique of the video compression. So इसमें जो video compression किया जाता है इसकी एक टेक्निक है. So what देखते हैं हम लोग इसमें कि क्या इसमें दोनों में डिफरेंस है. So interframe compression data redundancy takes place between the frame. It exploits redundancy between sensitive frames, while intra-frame compression data redundancy takes place within the frame. It exploits redundancy within the frames. So जो inter-frame compression होता है, so inter-frame compression में ये जनरली डील करता है आपने जो आगे वाले या पीछे वाले जो फ्रेम्स होते हैं उनके थ्रू ये डील करता है. अब जनरली वीडियो में होता क्या है कि वीडियो में हमारे जो कई सारे फ्रेम्स होते हैं वो फ्रेम्स के थ्रू जो वीडियो है वो मोशन के फॉर्मेट में हमें दिखाई देती है. तो जो फ्रेम्स जो होते हैं उस फ्रेम्स जो होने के कारण जो फ्रेम्स मूव होते हैं, तो ये जो फर्स्ट टेक्निक है दैट इज द इंट्रा फ्रेम, इसमें ये क्या करता है कि वो सामने वाले कुछ फ्रेम और जो पीछे वाले फ्रेम होते हैं उनमें चेंजेस करता है. लेकिन जो इंट्रा फ्रेम होता है, इंट्रा फ्रेम कॉम्प्रेशन जो टेक्निक है वो जो मिडल वाली फ्रेम है उसी में चेंज करता है वो. So
Intra-frame compression uses one or more earlier or later frames in the sequence to compress the current frame, while intra-frame compression uses only the current frame which is effectively image compression. So जैसे कि हम लोगों ने इसके पहले डिस्कस किया कि जो इंटर फ्रेम कॉम्प्रेशन टेक्निक होती है वो अपने पहले और बाद वाले फ्रेम्स में कॉम्प्रेशन क्रिएट करता है, लेकिन जो इंट्रा फ्रेम कॉम्प्रेशन टेक्निक है वो जो सेम फ्रेम है उसी में वो चेंजेस परफॉर्म करता है. Interframe compression is also known as temporal redundancy, where the image transition is quickly, while intra-frame compression is also known as spatial redundancy, where the image transition is block based. So ये जो इंट्रा फ्रेम होता है, ये इंट्रा फ्रेम जो कॉम्प्रेशन होता है इसे हम लोग टेम्पोरल रिडंडेंसी के नाम से भी जानते हैं. सो टेम्पोरल रिडंडेंसी क्या है? ये टेम्पोरल रिडंडेंसी में पिक्सल इन टू वीडियो फ्रेम्स दैट हैव द सेम वैल्यूज इन द सेम लोकेशन. सो यहाँ पे टेम्पोरल रिडंडेंसी का कंसेप्ट ये होता है कि जो पिक्सल्स होते हैं जो टू वीडियो फ्रेम्स के वो सेम वैल्यू इंडिकेट करते हैं दो जगहों पे. जब भी हम लोग ये वीडियोस देखेंगे तो उस वीडियो में अगर सेम आपको सेम मिल रहा है, सेम वैल्यू मिल रहा है दोनों फ्रेम में, तो ऐसे टाइम पे वो उसे एलिमिनेट करता है. While intra-frame compression is known as the spatial redundancy. Spatial redundancy, अब ये spatial redundancy क्या होता है? Spatial redundancy is the element that are duplicate within a structure such that a pixel in a still image and बीट पैटर्न इन दी फाइल. सो इसमें जनरली जो स्पेशल रिडंडेंसी होता है, सो स्पेशल रिडंडेंसी में जो आप ये परफॉर्म करते हो इसमें जो पिक्सल होता है अगर वो सेम है, स्टिल है, अगर दो फ्रेम्स हम देख रहे हैं और पीछे का बैकग्राउंड सेम है तो उस वक्त पे वो जो इमेज है वो चेंज नहीं होंगी और या तो उसका पैटर्न चेंज नहीं होगा. तो ऐसे इसमें हमारा जो इंट्रा फ्रेम होता है वो काम करता है. Interframe compression require more processing time because the computer need to look at several frames. So जो interframe compression टेक्निक होती है उसमें प्रोसेसिंग टाइम ज्यादा लगता है क्योंकि कई सारे फ्रेम्स को से देखना पड़ता है, क्योंकि हमने देखा है कि जो इंट्रा फ्रेम होता है वो पहले और लास्ट वाले फ्रेम पे काम करता है. While intra-frame compression require less processing time because the computer is dealing with the single frame. So जो intra-frame होता है वो single frame के through deal करता है, इसलिए यहाँ पे जो processing जो time लगता है वो कम लगता है. So this is all about the intra-frame and intra-frame. So now we discuss the systematical and asystematical. So in this systematical, this refers to how video image is compressed and decompressed. So जब भी हम लोग इस वीडियो इमेज को compress और decompress करते हैं तो systematical and asystematical ये टेक्निक्स हम लोग यूज करते हैं. तो systematical compression means that if you can play back a sequence of 640 by 480 videos at 30 frames per second, then you can also capture, compress and store it at that rate. So जो systematical compression techniques होती है उस systematical compression techniques में अगर आप लोग जो फ्रेम साइज है उसकी अगर विड्थ और हाइट अगर आप देखते हो, सो विड्थ और हाइट अगर हम लोग कंसिडर करते हैं 640 बाय 480 के बेस पे और उसमें आप जो स्टोर कर रहे हो वो 30 फ्रेम पर सेकंड स्टोर कर रहे हो, तो ऐसे जो फ्रेम्स होती है उसे आप कैप्चर कर सकते हो, कॉम्प्रेस कर सकते हो और स्टोर भी कर सकते हो सेम रेट से. Asymmetrical compression means just the opposite. The degree of asymmetry is usually expressed as a ratio. So हम लोग जो asymmetrical है इसे हम लोग रेशो के फॉर्मेट में इंडिकेट करते हैं. A ratio of 150:1
means it takes approximate 150 minutes to compress 1 minute of video. So ये जो रेशो है, ये रेशो के थ्रू ही हम लोग परफॉर्म करते हैं कि जो कॉम्प्रेशन जो टेक्निक है वो किस टाइप से रहेंगी। तो यहाँ पे जैसे कि दिया हुआ है 150:1, मतलब ये 150 मिनट्स की जो कॉम्प्रेशन है वो आप कंप्रेस करती है 1 मिनट की वीडियो के साथ में। Now the next one is the real time versus non real time. अब ये जो टेक्निक है, ये दो कंसेप्ट है, दैट इज द रियल टाइम में कॉम्प्रेस करना और नॉन रियल टाइम में कॉम्प्रेस करना। सम कॉम्प्रेशन सिस्टम कैप्चर, कॉम्प्रेस द डिस्क, डीकम्प्रेस एंड प्लेबैक वीडियो। अब जब ये जो प्लेबैक वीडियो है ये होता है 30 फ्रेम पर सेकेंड, ऑल इन रियल टाइम, देयर आर नो डिले। सो जब भी हम लोग किसी भी वीडियो को कैप्चर, कॉम्प्रेस करते हैं या डीकम्प्रेस करते हैं और उसे प्ले करते हैं विद 30 फ्रेम्स पर सेकेंड में, तो उसमें आपको डिले नजर नहीं आएगा। अदर सिस्टम are only capable of capturing some of the 30 frames per second and or are only capable of playing back some of the frames. So इस तरीके के जो अदर सिस्टम्स है वो भी कैप्चर करते हैं कि 30 फ्रेम्स के थ्रू उसके जो वीडियोस है उसे कैप्चर करे और उसे प्ले कर सके। Insufficient frame ratio is one of the most noticeable video डिफिशियंसी। सो अगर यहाँ पे हम लोग फ्रेम्स कम कर देते हैं तो फ्रेम्स कम करने के कारण कई सारे उस वीडियोस में नोटिसेबल चेंजेस हमें दिखाई देंगे। विदाउट अ मिनिमाइजिंग ऑफ 24 फ्रेम पर सेकंड द वीडियो विल बी नोटिसेबली जर्की। सो वीडियो में कैसा है, जब भी आप अगर 24 फ्रेम पर सेकंड के हिसाब से अगर आप इसको रिकॉर्ड नहीं करते हो तो जो आपकी वीडियो होंगी वो ब्लर हो जाएंगी या जर्की होंगी या वो रुक रुक के आपको यहाँ पे दिखेंगी। इन एडिशन द मिसिंग फ्रेम विल कंटेन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट लिप सिंक्रोनाइजेशन डेटा। सो अगर आप वीडियोस के साथ में ऑडियो भी रिकॉर्ड कर रहे हैं और अगर आपके लिप उस वीडियो फ्रेम के साथ में सिंक्रोनाइज नहीं करेंगे तब आपका जो वॉइस और जो डेटा आप जो वीडियोस है वो दोनों एक दूसरे के साथ में मैच नहीं करेंगी। In the movement of the person lips is missing due to dropped frame during capture or playback, it is impossible to match the audio correctly with the video. So जैसे कि अभी इसके पहले हम लोगों ने डिस्कस किया कि अगर कोई बंदा बोल रहा है और उसके लिप्स आप उसके वॉइस को अगर वीडियो के साथ में मैच करना चाहते हो तो आपके जो फ्रेम रेट है इसे आपको सेट करके रखना पड़ेगा 24 के ऊपर में, तभी आप इसे परफॉर्म करा सकते हो। सो ये चीजें होती है जब भी आप रियल टाइम और नॉन रियल टाइम रिकॉर्डिंग या आप रियल टाइम और नॉन रियल टाइम वीडियोस परफॉर्म करते हो तो उस वक्त। नाउ वी डिस्कस द कॉम्प्रेशन रेशो। इन कॉम्प्रेशन रेशो एक्चुअली हम लोग ये जानते हैं कि जो हमारे पास में ओरिजिनल वीडियो है और जो कॉम्प्रेस वीडियो है उसे हम लोग किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। सो कॉम्प्रेशन रेशो के बेस पे हमारा जो ओरिजिनल वीडियो होता है और जो कॉम्प्रेस वीडियो होता है वो हम लोग इंडिकेट करते हैं। द कॉम्प्रेशन रेशो रिलेट्स द न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ओरिजिनल वीडियो इन कॉम्प्रेशन टू द कॉम्प्रेस्ड वीडियो। सो जैसे कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि जो हमारे पास में ये जो रेशो होता है ये न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन परफॉर्म करता है हमारे ओरिजिनल वीडियो और कॉम्प्रेस्ड वीडियो के बीच में। फॉर एग्जाम्पल 200:1 compressed ratio means that the original video is represented by the number 200. So यहाँ पे जो 200:1 दिख रहा है तो ये 200 क्या है, ये हमारा ओरिजिनल वीडियो है। In compression, the compressed video is represented by the smaller number, in this case that is 1. So ये 1 के साथ रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारा 1 compressed वीडियो है। With MPEG compression ratio of 100:1 are common with good image quality. So जो MPG के थ्रू ये जो रेशो दिया है दैट इज 100:1, ये एक गुड क्वालिटी का इमेज क्रिएट करता है। Motion JPEG provides ratio rating from 15:1 to
80:1, although 20:1 is about the maximum for maintaining a good quality image. So जो हमारे पास में मोशन जेपीईजी है ये प्रोवाइड करता है, हमारे पास में जो रेशो है वो रेशो है 15:1 से लेके 80:1 तक की ये प्रोवाइड करता है, और इसमें जो 20:1 है ये जो है ये गुड क्वालिटी इमेज क्रिएट करता है. नाउ वी डिस्कस दी बीट रेट कंट्रोल. सो बीट रेट कंट्रोल में क्या होता है, जनरली हम लोग बीट के थ्रू कॉम्प्रेस करते हैं वीडियो इमेज को. सो ए गुड कॉम्प्रेशन सिस्टम शुड अलाउज द यूजर टू इंस्ट्रक्ट द कॉम्प्रेशन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर विच पैरामीटर्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट. सो ये जो कॉम्प्रेशन जो टेक्निक होती है अगर बीट रेट कंट्रोल के थ्रू हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं तो इसमें जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इसके बीच पे हम लोग जो इमेज की क्वालिटी है उसको बीट रेट के थ्रू हम लोग कंट्रोल करते हैं. इन सम एप्लीकेशंस फ्रेम रेट में बी ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस व्हाइल फ्रेम साइज इज नॉट. सो जो भी फ्रेम रेट होती है, कई सारे जो एप्लीकेशंस होते हैं उसमें फ्रेम रेट जो होती है वो इम्पोर्टेंट होती है फ्रेम साइज के बेस पे, जबकि फ्रेम साइज उतने मैटर नहीं करता है कई सारे एप्लीकेशंस में. इन अदर एप्लीकेशन यू मे नॉट केयर इफ द फ्रेम रेट ड्रॉप बिलो 15 frames per second, but the quality of those frame must be very good. So यहाँ पे जनरली क्या होता है कि जो भी फ्रेम रेट्स है अगर वो ड्रॉप होते हैं, अगर वो कम होते हैं तो उस पर वो वेरी नहीं करते कुछ एप्लीकेशंस, लेकिन जो क्वालिटी होंगी जो उस फ्रेम की वो इम्पोर्टेंट है कि वो ज़्यादा अच्छी रहनी चाहिए. अब हम लोग डिस्कस करते हैं डिजिटल वीडियो के थ्रू. सो वीडियो इज द स्ट्रीम ऑफ डेटा कंपोज्ड ऑफ डिस्क्रीट फ्रेम containing both audio and picture, continuous motion produced at a frame rate of 15 frame per second or higher. So अगर हम लोग वीडियो स्ट्रीमिंग की बात करते हैं तो वीडियो स्ट्रीमिंग में जो डेटा होता है वो कंपोज्ड होता है थ्रू द डिस्क्रीट फ्रेम के थ्रू. सो डिस्क्रीट फ्रेम में 0101 जो भी हम लोग परफॉर्म करते हैं यहाँ पे, और वो जो मोशन पिक्चर की ओर परफॉर्म होता है. सो जो मोशन पिक्चर में जो फ्रेम्स रेट हम लोग यहाँ पे कंसीडर करते हैं वो 15 फ्रेम रेट पर सेकंड या 15 से ऊपर हो सकते हैं. सो यहाँ पे जो ट्रेडिशनल मूवीज है वो रन होती है 24 फ्रेम पर सेकंड पे. उसके बाद में जो टेलीविजन स्टैंडर्ड होता है वो यूज होता है 30 फ्रेम्स पर सेकंड में, और अप्रोक्सीमेट इसके अप्रोक्सीमेट हो सकता है वो. So with digital videos 4 factors have to be keep in mind. So ये जब भी हम लोग डिजिटल वीडियोस की बात करते हैं तो इसमें हम लोग ये 4 फैक्टर को माइंड में रखते हैं. सो दैट फैक्टर आर द फ्रेम रेट, कलर रेजोल्यूशन, स्पेशियल रेजोल्यूशन एंड इमेज क्वालिटी. सो इसके थ्रू हम लोग ये सब चीजें परफॉर्म करते हैं. अब देखते हैं हम लोग एक के बाद एक. सो द फर्स्ट वन इज द फ्रेम रेट. So the standard for displaying any types of non-film video is 30 frames per second. Film is 24 per second. So यहाँ पे जनरली ये देखा जाता है कि जो स्टैंडर्ड्स हम लोगों ने कंसिडर किया, सो उसके कई सारे स्टैंडर्ड्स हैं जिसके थ्रू हम लोग जो भी फिल्म वीडियो है या जो नॉन फिल्म वीडियो है उसकी जो फ्रेम रेट है उसके बेस पे हम लोग इसे असाइन करते हैं. एडिशनली these films are split in half odd lines and even lines to form what are called fields. So जब भी हम लोग एक आधी फिल्म मूव देखते हैं तो उसमें जो मोशन पिक्चर होता है उसमें दो पोर्शन में उसे डिवाइड किया जाता है, और उस दो पोर्शन में एक ऑड लाइंस होती है और एक इवन लाइंस होती है जिसे हम लोग फील्ड्स कहते हैं. When a television set display its analogous video signal, it display the odd lines, the odd field first, then it display the even line, the even field. So जो टेलीविजन होता है उसमें जो आपके रास्टर्स होते हैं जिसको हम लोग zigzag लाइंस के थ्रू भी परफॉर्म करते हैं, जिसमें कि आपके ऑड और इवन ये दोनों लाइंस होते हैं, और उसके थ्रू वो डिस्प्ले फ्रेम जो होता है वो डिस्प्ले होता है. Each pair
forms a frame and there are 60 of these field display every second। अगर यहाँ पे 60 फ्रेम्स एक साथ यहाँ पे डिस्प्ले होते हैं, इसका मतलब जो हमारी फ्रेम रेट है दैट इज 30 पर सेकंड होती है, क्योंकि ये जो ऑड और इवन है ये दो पार्ट में ये डिस्प्ले होती है। दिस इज रेफर टू एज interlact video। So this is the picture। in this picture we have the frame rates। so different frame rates है। so इसमें जो frame rates है या जो भी पिक्चर ये beats पर सेकंड के हिसाब से परफॉर्म हो रहा है ये यहाँ पे दिख रहा है, और उसके बाद ये जो है ये हायर वीडियोस कॉम्प्रेशन यहाँ पे यूज किया हुआ है। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे फ्रेम रेट असाइन करते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज द color resolution। so in this color resolution this second factor is a bit more complex। color resolution refers to the number of color display on the screen at a time। so जो भी हम लोग वीडियोस में देखते हैं तो कलर एक साथ हमें दिखाई देता है। सो एट ए टाइम कितने कलर्स एट ए टाइम आप देख सकते हो। सो वहां पे जो विजुअलाइजेशन होता है सो कलर का विजुअलाइजेशन होता है, और इसके बेस पे जो हमारा रिजोल्यूशन है वो हम लोग असाइन करते हैं। कंप्यूटर्स डील्स विथ कलर इन एन RGB। सो जब भी हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन की बात करते हैं तो कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर में जो कलर का कॉम्बिनेशन बनता है वो थ्रू दिस RGB दैट इज रेड, ग्रीन और ब्लू के फॉर्मेट में होता है। वाइल वीडियोज यूज अ वैरायटी ऑफ फॉर्मेट्स। सो जो वीडियोज होती है उसमें वैरायटी ऑफ फॉर्मेट होता है। One of the most common video format is called YUV। so जो आजकल के जो वीडियोस होते हैं उसमें जो फॉर्मेट यूज होता है that format is the YUV। so Y means the lumba and cronius which represent the brightness of an image। so यहाँ पे जो Y है ये lumba and cronius है, वो रिप्रेजेंट करते हैं आपके ब्राइटनेस ऑफ इन इमेज। इमेज में जो ब्राइटनेस होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद में जो ये U होता है दैट प्रोजेक्ट द ब्लू को प्रोजेक्ट करता है, एंड दिस V इज प्रोजेक्ट विद द रेड को प्रोजेक्ट करता है। तो इस तरीके से जैसे कि आप टेलीविजन या इसमें देखते हैं तो वहां पे RGB के थ्रू दैट इज रेड, ग्रीन और ब्लू के थ्रू कलर इंडिकेट होता है। वैसे जो वीडियोस होते हैं उसमें आजकल के जो फॉर्मेट्स होते हैं जिसमें हम लोग YOU ये यूज करते हैं। This test table was used to eliminate the color resolution। First we determine the border when one of the color on the resolution chart disappear and color sharpness is found on the scale on the right। so यहाँ पे जो आपको दिख रहा है दैट इज द इमेज। अब ये जो इमेज है इसमें कलर पिक्सल के थ्रू हम लोगों ने कलर रिजोल्यूशन यहाँ पे दिए हुए हैं, जिसमें कि जो फर्स्ट पिक्चर है दैट इज 16 MB कलर्स कॉम्बिनेशंस के साथ में ये पिक्चर क्रिएट किया गया है। उसके बाद जो सेकंड पिक्चर है ये हुआ है 256 कलर के साथ में और ये 16 कलर के साथ में। सभी पिक्चर्स आपको एक जैसी दिख रही है लेकिन सिर्फ इसमें कलर का वेरिएशन है। सो कलर रिजोल्यूशंस के थ्रू हम लोग इमेज को कॉम्प्रेस कर सकते हैं। जो वीडियोस है इस वीडियो को हम लोग कॉम्प्रेस कर सकते हैं। इसमें 4 बीट यूज हो रहा है, यहाँ पे 8 बीट और यहाँ पे 24 बीट हो रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कलर रिजोल्यूशन। नेक्स्ट वन इज द स्पेशल रिजोल्यूशन। सो स्पेशल रिजोल्यूशन में हम लोग देखते हैं the third factor is the special resolution, or in other word how big is the picture। Since PC and Macintosh computer generally have resolution in excess of 640 by 480। so जो स्पेशल रेजोल्यूशन है स्पेशल रेजोल्यूशन के अंदर में जो हमारी जो स्क्रीन होती है वो जो पिक्चर होता है वो कितना बड़ा है उस पर डिपेंड करता है आपके जो स्पेशल रेजोल्यूशंस होते हैं। सो इसमें जो पीसी है और जो भी मैकिन्टॉश कंप्यूटर हो जनरली वो जो रेजोल्यूशन यूज करते थे वो जो रेजोल्यूशन था दैट इज द 640 बाय 480 के। इसमें द नेशनल टेलीविजन स्टैंडर्ड कमिटी दैट इज NTSE स्टैंडर्ड यूज्ड इन नॉर्थ अमेरिका एंड जापानीज टेलीविजन यूज 768 बाय 484 डिस्प्ले। सो जो ये जो नेशनल टेलीविजन स्टैंडर्ड कमिटी है
ये जो स्टैंडर्ड यूज करते हैं फॉर नॉर्थ अमेरिका एंड जापानीज टेलीविजन के लिए वो होता है दैट इज 768 बाय 484। सो इस टाइप की जो डिस्प्ले है वो यूज करते हैं। दी फेज अल्टरनेटिव सिस्टम दैट इज PAL standard for European television is slightly larger at 768 by 576। सो ये जो फेज अल्टरनेटिव सिस्टम है ये यूरोपियंस के लिए स्टैंडर्ड थोड़ा सा अलग है। इसके लिए ये जो रिजोल्यूशन दिया हुआ है दैट इज द 768 बाय 576 के थ्रू। नाउ दिस इज द स्पेशल रिजोल्यूशन। इन दिस स्पेशल रिजोल्यूशन we are perform the pixels in present the real object in digital form। सो यहाँ पे जो पिक्सल है वो रियल फॉर्मेट में दिया हुआ है। सो यहाँ पे जो 25 मीटर के इसमें दिख रहा है तो ये यहाँ पे क्लियर नजर आ रहा है। सेकंड वाले इसमें थोड़ा सा कम आपको दिखाई दे रहा होगा और यहाँ पे ब्लर दिखाई दे रहा है। सो हियर द स्पेशल रिजोल्यूशन इज अ parameter that shows how many pixels are used to represent a real object in digital form। सो कितने जो पिक्सल है वो हमें यहाँ पे होने चाहिए तब वो हमको रियल फॉर्मेट में दिखेगा। जैसे कि आप अगर पहले वाले यहाँ पे दिख रहे हो तो यहाँ पे ये ब्लर दिख रहा है, ये थोड़ा बहुत दिख रहा है और ये क्लियरली दिख रहा है। फिगर शोज दी some image represented by different spatial resolution. Left image have much better resolution that right one। So जो left वाला है ये ज़्यादा अच्छा resolution है as compared to this। So this is the spatial resolution which depend on the pixels of the object। जो real object के जो pixel होते हैं उस पे depend होता है। So the next one is the image quality। So what do you mean by the image quality? So in this the final objective is video that looks acceptable for your application। So जो भी image है वो आपके एप्लीकेशन के लिए एक्सेप्टेबल रहनी चाहिए। अदरवाइज आपने कुछ इमेज दिया है उसमें वो ब्लर है तो वो बराबर नहीं रहेंगी। सो दैट इमेज वो जो इमेज जो डिस्प्ले हो रही है वो आपके एप्लीकेशन के लिए एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। For some, this may be 1/4 screen। So कुछ जो एप्लीकेशन है जिसमें कि 1/4 आपकी स्क्रीन की वो होनी चाहिए। 15 फ्रेम पर सेकंड एट 8 बीट पर पिक्सल। सो 8 बीट पर पिक्सल के बेस पे जो 50 फ्रेम पर सेकंड है वो होनी चाहिए। दैट कम्स अंडर द इमेज क्वालिटी। अदर रिक्वायर्ड a full screen that is 768 by 484 full frame rate video at 24 beat per pixel। सो यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे तो अगर इसकी रिजोल्यूशन है दैट इज द 768 बाय 484 तो उस वक्त आपको 24 बीट पर पिक्सल होनी चाहिए जिसमें कि 16.7 मिलियन कलर्स इन्वॉल्व होते हैं। सो हियर वी शो द इमेज क्वालिटी। यहाँ पे जो दिख रहा है जो इमेज क्वालिटी है ये जो आपको इमेज दिख रहा है इसकी जो ब्रीथ है दैट इज जो इसकी साइज है दैट साइज इज 8.9 MB का ये पिक्चर है और वही जो आपको ये दिख रहा है रिड्यूस फॉर्मेट में दैट इज द 68.34 किलोबाइट का ये इमेज है। सो इस तरीके से हम लोग इसमें ये दोनों इमेज में अगर आपकी आईज से आप देखोगे तो इसमें आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो। इसमें ये जो दोनों ही इमेज दिख रही है ये दोनों ही इमेज एक जैसी दिख रही है, लेकिन जब आप इसको जूम करते हो उस वक्त आपको ये समझ में आएगा कि इसके जो पिक्सेल्स है ये कम है एज कंपेयर टू दिस ओरिजिनल वन। सो दिस इज द इमेज क्वालिटी। सो दिस इज ऑल अबाउट द इमेज एंड वीडियो कॉम्प्रेशन। आई होप सो आप लोग को ये वीडियो समझ में आई होंगी। इन केस अगर कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, डेफिनेटली मैं उसका रिप्लाई करूंगा। सो ओके, बाय बाय।